नमस्कार सभी छात्राओं को। आज फिर हम इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ 15वां दाज्यू। तो पहले दाज्यू क्या है? दाज्यू का अर्थ होता है बड़े भैया। तो हमारा जो लेखक है उसी का नाम शेखर जोशी। तो पहले हम लेखक परिचय देखें। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के एक निकट सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे। बाद में स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। उनकी बहुत चर्चित एक कहानी संग्रह भी है, कोसी का घटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया। अब हम देखें कि इस कहानी का सारांश क्या है। तो देखिए, सभी छात्राओं को मैं विनती कर रही हूँ कि आपकी जो किताब है वो भी खुली रखें और साथ साथ इसमें आप देखते चले जाना। तो पहला, इस कहानी का जो सारांश है, इसमें एक बाल श्रमिक, एक मदन नाम का एक बालक है। वे अपनी पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। वही इस कहानी एक दिन उस बाल मानस पर किस प्रकार आघात लगता है, इसका एक मार्मिक चित्रण इस कहानी में यहाँ पर लेखक ने इसका वर्णन इस कहानी में किया है। तो पहले तो यहाँ पर एक कैफ़े, एक होटल का वर्णन है। जगदीश बाबू वहाँ पर उस लड़के को पहली बार देखते हैं तो ये लड़का कैसा दिखाई दे रहा है उसी का वर्णन इसमें है। तो ये लड़का सफ़ाफ़े आँखें, सुनहरे बाल, चाल में एक अनोखी मस्ती, कमल से पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदी सी फुर्ती, आँखों में एक चंचलता, उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है। ये लड़का वही मदन इस प्रकार की उम्र का है। तो इस बालक का वर्णन हमारे लेखक ने यहाँ पर पहले परिचय दिया है कि उनकी जो चाल है उसमें शिथिलता नहीं है, आँखों में चंचलता है, उम्र 9-10 साल का है, इस प्रकार की उम्र शायद होगी। इस प्रकार लेखक ने मदन का परिचय दिया है। अब वहाँ पर एक और पात्र का परिचय यहाँ पर होता है। एक व्यक्ति इस होटल के अंदर मतलब एक कैफ़े मतलब होटल, यहाँ पर
अधजली सिगारेट का एक लंबा फर्श खींचते हुए जगदीश बाबू कैफे में प्रवेश करते हैं। मेज पर प्लेट वही बच्चा जो है, जो बालक मदन उठा रहा है। पास की कोने की टेबल पर बैठे तो सामने था। घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ बोला नहीं, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुरा, और मौन में वे सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर एक बार पुनः मुस्कुरा कर वे वहाँ से चला जाता है। फिर चाय हाजिर। इस प्रकार मदन होटल में काम करते थे और जगदीश बाबू प्रवेश इस प्रकार सिंगल चाय लेकर आता है। जगदीश बाबू चाय का ऑर्डर देकर चाय पीने लगता है। फिर हमारे लेखक ने यहाँ पर इस कहानी के अंतर्गत मनुष्य की भावना का वर्णन भी किया है कि मनुष्य की भावना कितनी विचित्र है। कभी कभी निर्जन एकांत स्थान में भी निसंग मतलब कोई साथ न हो, कोई संग में न हो, फिर भी आदमी एकांकीपन का अनुभव नहीं करता। यानी कभी कभी एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है ऐसा लगता है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर मनुष्य की भावना बड़ी विचित्र है इस प्रकार यहाँ पर बताया है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौके की चहल पहल, कैफे के शोरगुल, उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू को लगा कि यहाँ पर कोई मेरा नहीं है, अकेला है, शोरगुल है, शोरगुल मतलब आवाज़, होटल में चहल पहल है, फिर भी जगदीश बाबू को ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और वे यहाँ पर अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। अब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे के होटल इत्यादि। एक के बाद एक जगदीश बाबू को याद आने लगा, कोई मेरा नहीं है, मैं कितना दूर यहाँ पर आया हुआ हो ऐसा दिखाई दे रहा है। तब वहाँ पर बैठा हुआ वे सोचता था कि अचानक ही वहाँ पर मदन चाय का ऑर्डर लेकर आता है। चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वे कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हो बाबूजी? पहाड़ तो सैकड़े हैं, आबू, दार्जिलिंग, मैसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। वे मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। वे फिर जगदीश बाबू को अपना गांव बता रहा है। अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। अल्मोड़ा तो है, लेकिन अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? यहाँ पर फिर जगदीश बाबू मदन से विशेष जानने का प्रयास कर रहा था। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ। इस कारण टालता हुआ सो बोला, दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, नाम तो है ना? फिर वही जो लड़का है मदन, वो बोलता है कि डोटिया लगो। वह संकुचता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर एकांकीपन की जो स्याही फैली हुई थी वे दूर हो गई। अपने निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं ऐसा प्रसन्नता का भाव दोनों के चेहरे पर, जगदीश बाबू के चेहरे पर और मदन के चेहरे पर। और मदन के हाथ में जो ट्रे थी वो तो
इस प्रकार वहाँ पर गिर पड़ी। मुंह से शब्द निकलना चाहा, फिर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न करने लगा। अतीत गांव, अपने गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईर्जा, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू मतलब बड़ा भैया, मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईर्जा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच में अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठी मदन का स्वर सुनाई देता है। फिर यहाँ पर दोनों इस प्रकार अकेले अकेले में अब दोनों परिचित हो गए, इस प्रकार का भाव यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। फिर जगदीश बाबू होटल में आते हैं। मदन का स्वर, दाजू जय हिंद। जय हिंद मतलब जय हिंद। जय हिंद का अर्थ क्या होता है? जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? यहाँ पर हिम, यू मतलब हिम, बर्फ। दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। किसी और से बाई की आवाज़ पड़ती है कि मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि से के पहुंचने से पहले ही वहाँ पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर आते जाते जगदीश बाबू को पूछता है, दाजू कोई चीज़? कोई ऑर्डर आए फिर भी वे आते जाते वे दाजू को पूछा करते थे कि और कोई चीज़ क्यों कम खाया है। इस प्रकार हाल चाल वे पूछा करते थे। अपने ही गांव के निकटवर्ती गांव के ही ये जगदीश बाबू है। कितने आत्मीय व्यवहार है दोनों के बीच। इस प्रकार मदन दाजू को बार बार पूछा करते थे, पानी लाऊं? लाया दाजू। शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद जिस बेटे खोया हुआ है और माँ अपने बेटे को चूमती है, उसी प्रकार मदन को इस प्रकार जगदीश बाबू माँ मिल गई हो ऐसा भाव दिखाई दे रहा है। लेखक ने इस प्रकार यहाँ पर दोनों के बीच का जो गाढ़ संबंध है उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौके कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनत्व के रंग में रंगा हुआ लगने लगा। अपनत्व के रंग में रंगा हुआ, रंग में रंगा हुआ मतलब यहाँ पर एक प्रकार का आत्मीय व्यवहार, एक मुहावरा है। अपनत्व के रंग में रंगा हुआ आत्मीय व्यवहार यहाँ पर होने लगा। फिर अब उन्हें बार बार दाजू कहलाना, बार बार वो दाजू शब्द बोलने लगते थे और थोड़ा सा किसी और से भाई की आवाज़ आती है, फिर वे प्रतिध्वनि के पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर आते जाते जगदीश बाबू को पूछता है, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ? लाया दाजू। उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपने रंग में रंगा हुआ लगता है। अब बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगा। मदन को बुलाया और कहा कि दूसरी टेबल से भी दाजू। मदन को ऐसा लगता था कि मेरा बड़े भैया मिल गया है। फिर जगदीश बाबू को अच्छा न लगा और कहने लगा, मदन इधर आओ। आया दाजू। इस प्रकार वे कहता हुआ जगदीश बाबू के पास पहुंचता है। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे।
और अपनत्व की पतली डोर अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अभिमान से जगदीश बाबू के जो संस्कार है मध्यम वर्गीय, वे जाग उठे। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? दाजू दाजू क्यों बार बार बोलते हैं? प्रेस्टीज, यहाँ पर किसी की प्रेस्टीज, इज्जत, आबरू का ख्याल नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। क्रोध के कारण तमतमा जाना एक मुहावरा है, मतलब गुस्से में आ जाना। चेहरा क्रोध के कारण तमतमा गया, ये मतलब एकदम गुस्से में आ जाना। प्रेस्टीज का अर्थ समझ सके या नहीं, मदन एक बच्चा है, उसे पता नहीं, इतना ख्याल है कि दाजू ने कुछ कहा है, गुस्से में आकर कहा है, और उसे बहुत इस प्रकार गुस्सा को वे समझ गए और दुख लगा। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। जो मदन की व्यवहार है, चोट लगना, घाव लगना। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वे घुटनों सर्दे कोठरी में सिसकिया भर भर कर रोता रहा। सिसकिया भर कर रोना, बहुत जोर जोर से रोना, एक प्रकार का मुहावरा है। इसका अर्थ है जोर जोर से रोना। सिर दर्द मतलब मेरा सिर में कुछ दर्द है, ऐसा बहाना बताकर मैनेजर से वे वहाँ से छुट्टी लेकर घर गांव से दूर। ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने इर्जा की गोदी से, बाबा की बाहों से, दीदी के अंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया, और वे रोता रहा। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकलने लगी, और वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक वे विवेकपूर्ण होने लगे। इस प्रकार यहाँ पर वे रोकर फिर अपना दुख जो था उसे रोकर उन्होंने इस प्रकार नहीवत कर दिया। मदन फिर होटल में काम करने के लिए पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे में जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट उसका एक सहपाठी था जिसका नाम है हेमंत। इशारे से मदन को बुलाया और दूर दूर वही काम कर रहा था। दूसरी बार बुलाया, फिर मदन आया। एक बार बुलाया तो वे न आया। आज उसके मुंह पर वही मुस्कान न थी, न उसकी लाऊ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट। तब भी लाया दाजू की अपेक्षा आज लाया साहब कहकर वे चल दिया। आज मदन के चेहरे पर वही प्रेम, वही निकट जो भाव था, आया दाजू, लाया दाजू, इस प्रकार शब्द के स्थान पर लाया साहब कहा, और दोनों अपरिचित हो ऐसा भाव प्रदर्शित करने लगा। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर कहा। हेमंत और जगदीश बाबू दोनों आपस में बातचीत करने लगा कि पहाड़ का लड़का होगा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने, और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारे लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर रह गई। मदन की आंख के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। यहाँ पर दोनों अपरिचित हो, जगदीश बाबू और मदन, इस प्रकार का भाव, और एक के बाद एक स्मृतियाँ, विगत स्मृतियाँ, भूतकाल की जो स्मृतियाँ थी। कौन सी स्मृतियाँ? दाजू दाजू क्या कहते हो? यहाँ पर मेरी प्रेस्टीज का ख्याल रखना, इस प्रकार
यहाँ पर जगदीश बाबू ने कहा था वही बात मदन को याद आने लगी और वे दाजू आपने कल थोड़ा ही खाया, एक दिन किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता, इस प्रकार जो कहा था वही स्मृतियाँ याद आने लगी। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अब भी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। हेमंत ने ज्वालामुखी सा फूट पड़ना, ज्वालामुखी सा फूट पड़ना एक मुहावरा है। ज्वालामुखी सा फूट पड़ना मतलब अत्यंत वे क्रोध में बोलना। ज्वालामुखी फूट पड़ना मतलब एकदम क्रोध में बोलना। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है हेमंत? फिर मदन को फिर से नाम पूछना चाहते हैं। तब वही लड़का प्रत्युत्तर देते हैं, बॉय कहते हैं साहब मुझे। बॉय बॉय मतलब मुझे बॉय कहते हैं। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वे मुड़ गया, एक छोटा सा उत्तर देकर वहाँ से चला गया। आवेश में उसका चेहरा लाल ही अधिक सुंदर हो गया और आवेश में क्रोध के कारण उसका चेहरा लाल था, फिर भी सुंदर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर इस प्रकार मदन और जगदीश बाबू एकदम निकटवर्ती गांव के थे, फिर भी कितना अलगाव हो गए थे। हमारा प्रेस्टीज का ख्याल रखना, जगदीश बाबू ने कहा और मदन को दुख हुआ और फिर दोनों के व्यवहार किस प्रकार अलगाव हो गया उसी का वर्णन इस कहानी में है। तो इस प्रकार ये सारी कहानी यहाँ पर पूरी होती है। अब कहानी के शब्दार्थ हमें यहाँ पर देखिए कि सफ़ाफे मतलब उजली। सफ़ाफे का अर्थ क्या है? उजली। दूसरा शब्द है मीनू, व्यंजन, निसंग, अकेला, जनसदम्य, शोरगुल युक्त, हिम मतलब बर्फ, यू बर्फ, अहम घमंड, अहम का अर्थ घमंड, और वेदना तो पीड़ा। अब हम देखें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? विकल्प दिया गया है अ मसूरी, ब शिमला, क दार्जिलिंग और ड अल्मोड़ा। तो कौन सा? तो के अल्मोड़ा। दूसरा विकल्प है कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो अ मदन, ब पहाड़ी, क बॉय, ड बेयस। तो यहाँ पर क बॉय। अब एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? एक एक वाक्य में उत्तर। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो मदन का गांव अल्मोड़ा। मदन का गांव अल्मोड़ा क्षेत्र में था। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो यहाँ पर ये लड़का जो है मदन, उसने बॉय ऐसा नाम बताया कि यहाँ पर सब मुझे बॉय सब कहते हैं। तीसरा प्रश्न, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? तो उसके अपनत्व पर प्रहार हुआ, इसीलिए उसे गहरी चोट लगी हो ऐसा लगता है। इसके बाद यहाँ पर सविस्तार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जगदीश बाबू को पहले पहल नए शहर आकर कैसा लगता था? दूसरा प्रश्न, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? तीसरा, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? और चौथा, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। तो ये 4 प्रश्न आप अच्छी तरह से सविस्तार लिखना है और यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है वो हम पूर्ण करते हैं। तो